हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे नीट बीटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर, जिसमें आज हम थोड़े टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहले ये जो था वो 17 चैप्टर था अपनी पुरानी एनसीईआरटी में, बट एनसीईआरटी जब से अपडेट हुई ये 14 चैप्टर हो गया है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे, और इसमें मेनली जो है 14.1 को आज हम देखने वाले हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में, और एनसीईआरटी की पॉइंट टू पॉइंट, और यहाँ से क्या ट्रिक्स बन सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको यहाँ पे जो है बहुत सारी दिक्कत होती है, क्या किस चीज़ में किसका एग्ज़ाम्पल और कब क्या, तो उन सारों को मैंने जो है एक लिस्टेड कर रखा है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिलने वाली हैं, और बहुत कुछ आपको यहाँ से जो है गेन होगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट, ठीक है। और हाँ, जिन्हें लगता है कि मेरी स्पीड स्लो है, आप 2x पे कर सकते हैं, 1.5 पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्हें लगता है कि मैं फ़ास्ट पढ़ा रहा हूँ, वो आप स्लो करके देख सकते हैं, नो डाउट। बट आप अपना जो है टाइम ना वेस्ट करें, और जिन्हें समझ में नहीं आता है वो आप यहाँ से जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को, ठीक है। चलिए पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसका। O2 is utilized by organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy to perform various activities. And carbon dioxide यानी CO2 which is harmful is also released during above catabolic reaction. Oxygen to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell, by आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, by the cell have to be released out, and this process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing, and commonly इसे बोला जाता है respiration, ठीक। आप ब्रीदिंग को जान सकते हैं। कैसे आप जान सकते हैं? अपने हाथ को अपने चेस्ट पे आप रखेंगे, और आप फील कर पाएंगे चेस्ट जो होगा वो मूव करेगा अप डाउन, तो वही जो है वो एक ब्रीद है, यानी ब्रीदिंग है, ठीक है। अपन इस चैप्टर में जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक। और मेनली जो है यहाँ पे आप देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, वो वेरी करती है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स पे जो वेरी करेगी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, डिपेंडिंग मेनली हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनका हैबिटाट कैसा है, वो कैसे रहन सहन में वो रह रहे हैं, उस पे जो है ब्रीदिंग की मैकेनिज्म जो होती है वो डिपेंड करती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, और जिनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया गया है उसको देखते हैं। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्ज, सेलेंट्रेट, फ्लैट वार्म यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज, etc एक्सचेंज ऑक्सीजन विथ CO2 बाई सिंपल डिफ्यूज़न। ये लोग सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू जो है ब्रीदिंग करते हैं, यानी ब्रीदिंग क्या, अपने जो है गैसेस का एक्सचेंज करते हैं ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस, यानी बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक। अगर यहीं हम अर्थवॉर्म की बात करते हैं तो ये लोग मॉइस्ट क्यूटिकल से जो है अपना आदान प्रदान करते हैं O2 और CO2 का। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, इनके पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, दिस इज़ द ट्रैकियल ट्यूब्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप में यहाँ पे आएगा तो नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब, मतलब जब लाइन रखता है तो वहाँ पे आपको बहुत सारी फोकस करनी होती है, क्योंकि यार टाइप के अब ज़माने ही ऐसे आ गए हैं जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा। तो लाइन बाय लाइन इसीलिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपका क्लियर हो सके, ठीक। तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब मीन्स ट्रैकियल ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। ये आपका इंसेक्ट्स के लिए हो जाता है, ठीक है। और जो मॉइस्ट क्यूटिकल जो है वो अर्थवॉर्म यानी एनेलिडा के लिए है।
यहाँ पे थोड़ा सा और फोकस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर की जब बात करेगा तो वहाँ पे गिल्स होगी, और गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन को अपन बोलेंगे ब्रोंकियल रिस्पायरेशन, यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स मोलस्का वेर एज। और अगर जब आप यहाँ पे बात होगी वैस्कुलराइज्ड बैग के बारे में, वैस्कुलराइज्ड बैग के बारे में जब बात होगी तो वहाँ पे लंग्स आएगा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वैस्कुलराइज्ड बैग की जब बात करेंगे तो लंग्स आएगा, और लंग्स के थ्रू जो रिस्पायरेशन होगा उसे कहा जाएगा पल्मोनरी रिस्पायरेशन, आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एमंग वर्टिब्रेट्स। फेस यूज गिल्स, मतलब ये लोग जो है गिल्स का प्रयोग करेंगे। और एम्फीबियंस जो होंगे और रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। Amphibians like frog can respire through their moist skin. This is the cutaneous respiration। ठीक, हमने थोड़ा सा एक टेबल टाइप में कुछ बना रखा है आपके लिए, वहाँ से आप थोड़ा इजीली जो है आप समझ जाएंगे। अभी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। जो GBS है मीन्स जर्नल बॉडी सरफेस, तो जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू जो है रिस्पायरेशन करेंगे। प्रोटोजोआ, जो एग्जांपल्स वहाँ पे दे रखा था मैंने इकट्ठा कर दिया है। प्रोटोजोआ पोरीफेरा टू एसके हेलमेंथीज मीन्स पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज, ये जो होंगे वो बॉडी सरफेस के थ्रू रिस्पायरेशन का होगा। और यहाँ पे रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होंगे वो बिल्कुल ही अपसेंट होंगे। अगर हम मॉइस्ट क्यूटिकल की बात करते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल, तो यहाँ पे एनेलिडा का अर्थवॉर्म एक एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है। और फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग भी रहेगा। फ्रॉग में जो है मेनली ड्यूरिंग हैबरनेशन एंड एस्टिवेशन, हैबरनेशन को कहा जाता है विंटर स्लीप और एस्टिवेशन को कहा जाता है समर स्लीप। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, हैबरनेशन के थ्रू जो है उसे बोला जाएगा विंटर स्लीप और एस्टिवेशन को समर स्लीप बोला जाएगा, ठीक। और अगर हम बात करें ट्रैकियल ट्यूब, तो यहाँ पे एग्जांपल है इंसेक्ट्स का, और गिल्स के थ्रू मोस्टली जो है एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और फिशेस आ जाएंगी। और लंग्स के थ्रू जो हो जाएगा वो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं एम्फीबियंस, राम, ठीक है, तो वो हो जाएगा लंग्स के थ्रू। यहाँ पे जो है एप्स, राम में ए का मतलब एप्स यानी बर्ड, ठीक है। और इसलिए मैंने ए राम नहीं किया, नहीं तो फिर यहाँ पे जो है एम्फीबियंस आप को कंफ्यूज होता है और आप बोल सकते थे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं गिल्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू जो रिस्पायरेशन होगा उसे कहा जाएगा ब्रोंकियल रिस्पायरेशन। स्किन के थ्रू जो होगा उसे कहा जाएगा क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। ट्रैकिया के थ्रू ट्रैकियल रिस्पायरेशन। और वक्को फेरेंजियल कैविटी के थ्रू जो रिस्पायरेशन होगा वो बक्को फेरेंजियल रिस्पायरेशन देखने को मिलेगा। ये जो है फ्रॉग करते हैं, ठीक। और अगर लंग्स की बात करते हैं तो उसे कहा जाएगा पल्मोनरी रिस्पायरेशन। अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही देर हो गई हम लोगों को, और फटाफट जो है इसको भी कवर कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, ठीक। यहाँ पे जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करने वाले हैं। एक पेयर जो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपन आउट अबव द अपर लिप, it lead to a nasal chamber through the nasal passage, and nasal chamber open into the pharynx, a portion, pharynx क्या है, pharynx के बारे में आप देख लेते हैं। a portion of which is a common passage for food and air, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स ओपन थ्रो लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। लैरिंग्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं। लैरिंग्स इज ए कॉर्टिलेजिनस बॉक्स, एक कॉर्टिलेजिनस बॉक्स है और ये हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, हेंस इज कॉल्ड साउंड बॉक्स, इसलिए इसे जो है साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक। ड्यूरिंग सॉलिंग मीन्स जब हम गटकते हैं तो ग्लॉटिस जो है, ग्लॉटिस कैन कवर की जाती है किससे, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप, जिसे कहा गया ईपीग्लॉटिस। मीन्स ग्लॉटिस के ढक्कन को बोल दिया गया ईपीग्लॉटिस, ठीक। तो ग्लॉटिस के ढक्कन को बोल दिया गया, मतलब डिब्बे के ढक्कन जो होते हैं वैसे ही ग्लॉटिस के ढक्कन को ही ईपीग्लॉटिस बोल दिया गया। ईपीग्लॉटिस कैसा है, थिन है, इलास्टिक है, कार्टिलेजिनियस है, ठीक। इसे ईपीग्लॉटिस कह दिया गया। और ईपीग्लॉटिस क्या करता है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स,
मीन्स लैरिंग्स में खाने की एंट्री को जो है वो प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक। ट्रैकिया इज ए स्ट्रैट ट्यूब एक्सटेंडिंग up to mid thoracic cavity which divide at level of fifth thoracic vertebra into a right and left primary bronchi, and each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi। मीन्स प्राइमरी ब्रोंकाई से ही सेकेंडरी और फिर टर्सरी जो है ब्रोंकाई वहीं से जो है डिवाइड होके निकलते हैं, और उसके बाद में जो है एंड ब्रोंकियोल्स एंडिंग अप in a very thin terminal bronchioles। ठीक। and the trachea primary secondary tertiary bronchi and initial bronchioles supported by incomplete cartilaginous ring। each terminal bronchioles gives rise to a number of very thin irregular walled and vascularized bag like structure is called alveoli, and the branching network of bronchioles alveoli the lungs। यहाँ पे ब्रोंकाई नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई मतलब ब्रांचिंग जो है ब्रोंकाई की जो है ब्रांचिंग और ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई को जब इकट्ठा किया गया, कंप्राइज किया गया, तो यहाँ पे जो है लंग्स का स्ट्रक्चर बना, मीन्स उसे ही बोल दिया गया लंग्स। तो यहाँ पे आप पूछ सकता है कि लंग्स किन 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 से मिलकर बना है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स प्लस एल्वियोलाई, इसको बोला गया लंग्स। ठीक है। यहाँ पे जो हमने इतनी सारी बात की उसमें यहाँ पे थोड़े से आप समझ सकते हैं जो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, देन उसके बाद में जो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद में जो है आप यहाँ पे देखेंगे नेज़ल पैसेज, और नेज़ल पैसेज के बाद में नेज़ल चैम्बर, और नेज़ल चैम्बर जो है ओपन होगा वो फेरिंग्स रीजन में, और फेरिंग्स रीजन के लिए आपको याद रखना होगा कि ये जो है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर के लिए, इसके लिए यहाँ पे एक लाइन लिखा है। फिर ग्लॉटिस आ जाएगा, ग्लॉटिस के बाद में लैरिंग्स आ जाएगा, लैरिंग्स के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लैरिंग्स जो होता है वो साउंड बॉक्स होता है। देन उसके बाद ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में कौन कौन से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और टर्सरी ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स। ठीक। और फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स, उसके बाद में एल्वियोलर डक्ट, मीन्स एल्वियोलाई में आप यहाँ से जो है एल्वियोलाई में इंटर कर गए। ठीक। ये तो हो गया मतलब आपका शॉर्ट कंक्लूजन। और अगर हम बात करते हैं यहाँ से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स यानी सॉरी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का जो है पार्ट होता है उसे कहा जाता है कंडक्टिंग पार्ट। ठीक। यहाँ पे जो है लंग्स का जो है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम अपना पूरा दिखाया गया है। अगर बात करेंगे तो ये है एपिग्लॉटिस, मीन्स ग्लॉटिस की जो है कवरिंग है, यही प्रिवेंट करती है फूड को अंदर जाने से, कहाँ पे ट्रैकिया रीजन में। ठीक है। फिर यहाँ पे लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स आ जाता है, लैरिंग्स जो है वो कार्टिलेजिनियस बॉक्स है। ट्रैकिया है, ट्रैकिया जो है डिवाइड होती है लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक और लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई पे जो है इसका जो है यहाँ से यहाँ तक की होती है, एक्सटेंड करती है। ठीक है। स्ट्रेट ट्यूब होती है। लैरिंग्स जो होता है साउंड बॉक्स होता है। अगर यहाँ पे जो है रिंग्स की जो बात किया था अपनी एनसीईआरटी ने, मतलब इनकम्प्लीट रिंग होती है, वो इनकम्प्लीट रिंग होती है बट किस सरफेस पे होती है, ये आपसे क्वेश्चन नया है क्रिएट कर सकता है। तो फिर डॉर्सल सरफेस पे इनकम्प्लीट रिंग होती है और ये सी शेप्ड रिंग होती है। और प्रेजेंट कहाँ होती है? प्रेजेंट होती है ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स। यहाँ पे ब्रोंकस दिखाया गया है, मीन्स जब आप यहाँ पे जो है ट्रैकिया के बाद में प्राइमरी से फिर सेकेंडरी से टर्सरी, ऐसे करके जो है यहाँ पे जो है एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है। ये आपका लंग्स दिखा दिया है, और ये आगे चल के हम बात ही करेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन वगैरह की बात करेंगे। एल्वियोलाई जो है, ये एल्वियोलाई आप यहाँ से देख सकते हैं, और ब्रोंकियोल्स देख सकते हैं। ब्रोंकियोल्स मीन्स टर्सरी ब्रोंकाई के बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसे कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। ठीक है। और यहाँ पे जो है प्लूरल मेम्ब्रेन में दोनों के बीच जो है प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। ठीक। चलिए फटाफट जो है अपन यहाँ से फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 लंग्स होते हैं अपने पास, कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा। ये जो है डबल लेयर प्लूरा से जो है वो कवर्ड होते हैं विद
प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, मतलब इनके बीच में जो है, दोनों लेयर के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। और इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। और फिर यहाँ पे बात कर रहा है, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface। ठीक, यहाँ भी मैंने आपको पहले ही बता रखा था, कंडक्टिंग पार्ट ये जो है स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो है उसे बोला जाता है कंडक्टिंग पार्ट। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एल्वियोलाई टू देयर डक्ट फ्रॉम द रिस्पायरेटरी एंड एक्सचेंज पार्ट। और ऐसे ही जो है एल्वियोलाई जो होती है उसे बोला जाता है रिस्पायरेटरी या फिर एक्सचेंजिंग पार्ट। और यहाँ पे जो है रिस्पायरेटरी, अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम का, ठीक है। ये हो गया एक्सचेंजिंग पार्ट, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है, रिस्पायरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट, जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज होता है, इसलिए एल्वियोलाई को बोल दिया जाता है एक्सचेंज पार्ट। और जो कंडक्टिंग पार्ट होता है, जैसे एयर को ह्यूमिडिफाई करना और टेम्परेचर कम डाउन करना, अपने बॉडी के लेवल पे लेके आना और धूल के कण वगैरह, तो वहाँ पे कंडक्टिंग पार्ट में वो सारे प्रोसेस होते रहते हैं। ठीक, यहाँ पे अगली लाइन में यही बोल रहा है, कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, क्लियर करता है मतलब साफ करता है, इट फॉर्म फॉरेन पार्टिकल्स, बाहरी तत्वों को, और ह्यूमिडिफाई करता है, एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, और अपने बॉडी टेम्परेचर पे लेके आता है। और एक्सचेंज पार्ट की बात करते हैं, एक्सचेंज पार्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक, आप ऐसे समझो ना कि जो एक्सचेंज पार्ट होता है वहाँ पे कुछ एक्सचेंज हो रहा है, बट कंडक्टिंग पार्ट में क्या हो रहा है, जो है एयर जो है वहाँ पे साफ़ सुथरी की जा रही है, एक तरीके से फिल्टर का काम कर रहा है, इसलिए इतना लंबा पाथवे बनाया गया। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे लंग्स के बारे में देख लेते हैं। लंग्स आर सिचुएटेड इन thoracic chamber which is an anatomically ear tight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column। ये जो है डॉर्सली मतलब पीछे की ओर से वर्टिवर कॉलम आपका हो जाएगा। और वेंट्रली बात करते हैं स्टेनम, आगे से आपको स्टेनम दिखेगा। और फिर लेटरली जो होगा वो रेप्स, एंड ऑन लोअर साइड बाई डोम शेप डायाफ्राम। डायाफ्राम की जो है यहाँ पे शेप आप देख लेंगे, जो है वो डोम शेप का होता है। ठीक, यहाँ पे 2 लाइन और बची है। एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax is such any change in volume of thoracic cavity will be reflected in the lungs यानी pulmonary cavity, and such arrangement is essential for breathing। क्योंकि जो है कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। आप यहाँ से थोड़ा सा समझ सकते हैं फटाफट। जैसे ये आपका हो गया थोरासिक कैविटी, और थोरासिक कैविटी के अंदर आपके पास गुब्बारे रखे हुए हैं। अगर आप यहाँ से इसका जो है आप यहाँ की जो सरफेस है आप यहाँ पे ले आते हैं, तो जब यहाँ से आप इस पे जब प्रेशर डालेंगे तो अंदर गुब्बारे रखे हुए हैं तो वो उधर से फैलने लगेंगे, मतलब अंदर भी चेंज आएगा। आप थोरासिक कैविटी में चेंज करेंगे तो आपको पल्मोनरी यानी लंग्स के अंदर जो है चेंज आएगा। अगर आप और ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रीदिंग के लिए। ठीक, और अपन जो है डायरेक्ट जो है ये पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी लंग्स के जो है अंदर के वॉल्यूम को अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, थोरासिक चैम्बर को ही चेंज करते हैं। नीचे से जो है ये डोम शेप का डायाफ्राम आ जाता है। ठीक है, रिस्पायरेशन में रिस्पायरेशन में इवॉल्व होते हैं सम स्टेप्स, उनको देखते हैं। ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, ब्रीदिंग मतलब ब्रीदिंग होना, एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर आएगी और CO2 जो होगी वो रिलीज्ड आउट होगी। एल्वियोलर एयर जो होगी वो रिलीज्ड आउट होगी यानी बाहर निकलेगी। ठीक है, डिफ्यूज़न होगा किसका, गैसेस का, O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे। डिफ्यूज़न एक बार यहाँ पे हो रहा है, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हो गया। ठीक, थर्ड स्टेप की बात करते हैं तो फिर ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का बाय ब्लड, ब्लड के थ्रू जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। फिर फोर्थ स्टेप जो है डिफ्यूज़न ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक, और लास्ट स्टेप जो है utilization of O2 by the cell for catabolic reaction and resultant release of CO2, this is called cellular respiration। और ये आपने
जो है आप पढ़ेंगे या फिर पढ़े होंगे, जो है प्लांट रेस्पिरेशन में आप यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन आप पढ़ेंगे। और अपन अगले वीडियो में जो है बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। और आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक यार। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए।